डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के बाद भैरव सिंह जी अपने बेटे से कहते हैं, बेटा, बाजार वाले गुरुद्वारे में मेरे सभी बुजुर्ग मित्र मिलकर के लंगर लगाने का विचार कर रहे हैं, जिसमें मुझे भी 500 रुपये देने हैं। तुम मुझे 500 रुपये दे देना, मैं शाम को उनको दे दूंगा, क्योंकि शाम को जब तक तुम ऑफिस से आओगे तब तक मैं गुरुद्वारा निकल जाऊंगा। क्या पिताजी, कहीं भी पैसे देने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया करो। मेरे पास अभी पैसे नहीं है और 500 बिल्कुल भी नहीं दे पाऊंगा। अभी पिछले महीने मैंने तुम्हारा नया चश्मा बनवाया था जो पूरे 800 का बना है, और अब तुमने फिर से 500 का खर्चा बता दिया। घर में बैठे बैठे अगर तुम इतने खर्च बताते रहोगे तो कैसे चलेगा। सारे काम धाम बंद करके घर पर बैठ गए हो। कुलजीत की बात सुनकर के भैरवनाथ जी कुछ समय के लिए शांत हो गए, लेकिन अपने मित्रों से कह दिया है इसीलिए फिर से एक बार हिम्मत करके अपने बेटे से कहते हैं, बेटा, मैंने उन लोगों से कह दिया है, अगर कहता ना तो कोई बात नहीं थी, अब हाँ करके पैसे नहीं दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। लोग क्या सोचेंगे कि इनका बेटा इतने पैसे कमाता है, क्या 500 रुपये भी लंगर में नहीं दे सकता है। अच्छा, तुम अपने पैसे मत दो, पर मेरी खेती की जो पैसे आते हैं उन पैसों से ही मुझे 500 रुपये दे दो। मैं तुमसे तुम्हारे पैसे नहीं मान रहा। थोड़ा अपनी आवाज को कड़क करते हुए भैरव सिंह जी कहा, देखा, मैं कहती थी ना, तुम्हारे पिताजी बहुत अपना पराया करते हैं। रसोई से भगती हुई निधि कहती है, आखिरकार तुम्हारे पिताजी ने अपनी खेती के पैसों पर अपना अधिकार जाता ही दिया ना। तुम्हारे पिताजी कितना अपना पराया करते हैं। बहू की बात सुनकर भैरव सिंह जी अपने कमरे में आकर बैठ गए और सोचने लगे कि मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी थी जो बहू बेटे इतने भड़कने लगे। अपनी खेती के पैसों से ही तो कुछ पैसे अपने खर्चे के लिए मांग रहा था, तो इसमें क्या गुनाह कर दिया। बहू बेटे अपना एक पैसे भी मुझ पर खर्च नहीं करते हैं, मेरी खेती के सारे पैसे रख लेते हैं, अपने ही पैसों को उनसे मांगना पड़ता है। बेटा बिना पैसे दिए ही अपने ऑफिस निकल गया। पैसों के बिना भैरव सिंह जी शाम को गुरुद्वारा भी नहीं गए, क्योंकि गुरुद्वारा जाएंगे तो शाम को उन्होंने पैसे देने के लिए बोला था, उनके पास पैसे थे ही नहीं तो वह क्या देते। दूसरे दिन वह अपने बेटे से फिर से पैसे मांगते हैं। बेटा झल्लाते हुए उनकी तरफ 500 रुपये फेंकते हुए कहता है, बस बहुत हुआ पिताजी, तुम्हारे ये फालतू के खर्चे मुझसे सहन नहीं होते हैं। खर्च करने से पहले अब हमेशा मुझे एक बार पूछ लिया करो, कहाँ दान करना है, कहाँ देना है। अब मैं तुम्हें इस महीने के एक भी पैसे नहीं दूंगा, तुम्हारी जेब खर्च से यह 500 रुपये कटेंगे। दूसरे दिन इतवार था। भैरव सिंह जी को गुरुद्वारा जाना था, लेकिन गुरुद्वारा थोड़ा दूर था, इसलिए वह अपने बेटे से कहते हैं, कुलजीत, आज तुम्हारी छुट्टी है, क्या मुझे अपनी मोटरसाइकिल से गुरुद्वारा तक छोड़ दोगे। जल्दी पहुंच जाऊंगा, इतनी दूर तक अगर मैं पैदल चलता हूं तो थक जाता हूं। झल्लाती हुई निधि कहती है, ओह पिताजी, आपको कभी कुछ समझ आता ही नहीं है। बेचारे मेरे पति को एक दिन की छुट्टी मिलती है, उस पर भी चैन से नहीं रहने देते हो। कहीं इधर जाना है, कहीं उधर जाना है, बस घूमने की पड़ी रहती है। कहीं नहीं जाएंगे, घर पर ही बहुत काम है और दोपहर में हमें शॉपिंग करने जाना है। अब हम अपने काम करें कि तुम्हारे काम करें। चुपचाप से पैदल चले जाओ, ज्यादा दूर नहीं है गुरुद्वारा। अपनी बहू की जली कटी सुनने के बाद भैरव सिंह जी अपनी साफी को उठाकर कंधे पर डाल लेते हैं। छड़ी लेकर के चल दिए गुरुद्वारे की तरफ। वहां पर उनके और भी बुजुर्ग मित्र बैठे हुए थे। अरे भैरव सिंह जी, आज बहुत देर कर दी तुमने आने में, हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कल भी नहीं आए थे, आज शाम को ही लंगर लगाना है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, इसीलिए पैसे लेकर के आया हूँ, ये लो पैसे। शाम तक सभी लोगों की सहायता से लंगर बहुत अच्छी तरह से हो गया। काम समेटते समेटते रात हो गई थी। रात में भैरव सिंह ने अपने बेटे को फोन किया, बेटा, लंगर बहुत अच्छे से हो गया है, लेकिन रात हो गई है, मुझे एक आंख से ठीक से दिखाई भी नहीं देता है। गाड़ियों की लाइट जब आंख पर पड़ती है तो आंखें चौधिया जाती है। कहीं मैं गिरा गया तो तुम्हें समस्या हो जाएगी। मुझे तुम अपनी मोटरसाइकिल से लेने आ जाओ। क्या पिताजी, मेरे लिए काम ही बढ़ाते रहते हो। मेरे पास इतना समय नहीं है, अभी अभी शॉपिंग करके लौटा हूँ, बहुत थक गया हूँ। मैं लेने नहीं आ सकता, खुद ही पैदल चलकर आ जाओ। जैसे गए थे वैसे वापस भी आ जाओ। अपने बेटे के बेरुखे व्यवहार को देखकर भैरव सिंह जी को बहुत बुरा लगता है कि उनका बेटा उनके जरा से भी काम नहीं करता है। किसी भी काम के लिए कहते हैं तो साफ साफ मना कर देता है। यहाँ तक कि उसे पता है कि मुझे एक आंख से कम दिखाई देता है। चश्मा लगाने के बाद भी रात में चलने में डर लगता है। जैसे तैसे करके भैरव सिंह जी घर के लिए निकल पड़ते हैं।
रास्ते में जब भी उनकी आंखों पर कार और बाइक की रोशनी पड़ती है तो वह ठिठक कर खड़े रह जाते हैं। डर डर कर वह घर पहुंचते हैं कि चलो कुछ नहीं हुआ। आराम से घर पहुंच गए। सुबह वह अपने बेटे से कहते हैं, बेटा मैंने तुमसे कहा था गांव से मेरी साइकिल उठा कर ले आओ। कम से कम साइकिल से मैं अपना आना जाना कर लिया करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा अपनी सोसाइटी में साइकिल से आना जाना पसंद नहीं है। कहते हो कि मेरे साइकिल चलाने से तुम्हारी नाक कट जाएगी, लोग सोचेंगे कि तुम्हारे पिताजी साइकिल चलाते हैं। हाँ सही तो कहता हूँ पिताजी, इसमें क्या गलत है। अब आज के समय पर साइकिल कौन चलाता है। काश तुमने भी मोटरसाइकिल सीखी होती तो कितना अच्छा होता। कम से कम अपने काम खुद तो कर सकते थे, मेरे पास रहकर मेरे काम बढ़ाते रहते हो। जब देखो तब बेटा भैरव सिंह जी को मुंह उठाकर सुना देता। जब भी वह कोई बात कहते उसमें कमियां निकलता। आपने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया, आपकी वजह से यह हो रहा है वह हो रहा है। बेचारे चुपचाप से अपनी बहू बेटे की बातों को सुनते रहते और अपने बचे कुचे जीवन को काटने के अलावा उनके पास कोई काम भी नहीं था। कुछ समय के बाद भैरव सिंह जी के पोते का जन्मदिन आया। पोता 10 साल का है जिसका नाम नैतिक है। बेटा बहू अपने बेटे का जन्मदिन एक बड़े से होटल में बना रहे हैं। सभी लोग होटल जाने के लिए तैयार होते हैं तो भैरव सिंह भी जाने के लिए तैयार हो गए। अपने पिताजी को नए कपड़ों में देख कर के बेटा बहू कहते हैं, तुम कहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। मेरे पोते का जन्मदिन है, जन्मदिन में जाने के लिए तैयार हुआ हूँ। नहीं पिताजी आप उधर नहीं चलेंगे, घर पर रहिए। वैसे भी होटल का खाना आपसे पचेगा नहीं, बहुत हैवी होता है, और अगर तुम हमारे साथ चलेगे तो घर को हम ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते। अभी पिछले हफ्ते ही तो आपने सुना होगा कि हमारे पड़ोस के शर्मा जी के घर में चोर घुस आए थे और उनके घर से कीमती सामान चुरा कर ले गए। अपने मोहल्ले में आजकल चोरियां बहुत ज्यादा हो रही है, आपको घर पर रुकना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जाने के बाद पीठ पीछे से चोर आए और घर में चोरी करके चले जाए। कितना कीमती सामान रखा हुआ है, हम इधर ही केक लेकर आ जाएंगे। बेटा मुझे केक नहीं खाना है, मुझे केक पसंद भी नहीं, बस अपने पोते का जन्मदिन मनते हुए देखना है। पता नहीं अगली साल तक रहूं ना रहूं, तो कम से कम अपने पोते की खुशी में शामिल तो हो जाऊं। अपने दादाजी और अपने मम्मी पापा की सारी बातें नैतिक भी सुन लेता है तो नैतिक अपनी मम्मी पापा से जिद करते हुए कहता है, क्यों पापा मम्मी आप दादाजी को मेरे जन्मदिन पर आने से मना क्यों कर रहे हैं। उनको भी ले चलो ना जन्मदिन पर, अगर वह नहीं आएंगे तो मैं केक नहीं कटूंगा। नैतिक जिद करने लगता है। मुंह बनाते हुए बहू बेटा भैरव सिंह जी को अपने साथ होटल में लेकर चले तो जाते हैं, लेकिन पूरे रास्ते कुलदीप अपने पिता से बात नहीं करता है। जैसे ही केक कटता है, केक काटने के बाद ही कुलदीप अपने पिता का खाना एक डब्बे में पैक करके हाथ में पकाते हुए कहता है, अब तुम घर चले जाओ, घर खाली है, ज्यादा देर तक घर को खाली नहीं छोड़ सकते हैं। बाहर ऑटो मिल जाएगा, ऑटो करके फटाफट से घर के लिए निकल जाओ, हम लोग रात के 12 बजे तक आ जाएंगे। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है और तुम कह रहे हो घर चले जाओ। खाना नहीं खाया तो क्या हुआ, मैंने पैक तो कर दिया है, घर जाकर आराम से बैठकर खा लेना। तुम इधर किसी को जानते भी नहीं हो, क्या बात करोगे। मुझे किसी को जानने की क्या जरूरत है, तुम दोनों को जानता हूँ, अपने पोते को जानता हूँ। ओहो पिताजी फालतू की बहस करते हो, घर जाओ, कहीं चोरी हो गई तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर तुम्हारी खैर नहीं। अपने बहू बेटे की धमकी सुनकर के बेचारे भैरव सिंह जी बाहर से ऑटो करके खाने का टिफिन लेकर घर पहुंच गए। मेन दरवाजे का ताला खोलकर अंदर गए। घर पहुंचते पहुंचते 10 बज गए थे। घर पहुंचकर उन्होंने अपना टिफिन खोला, खाना खा ही रहे थे, तभी उन्हें बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई दी। देखा तो घर में 2 चोर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे के दरवाजे से जैसे ही चोर खिड़की खोलने की कोशिश करते हैं, भैरव सिंह जी पास में रखे हुए डंडे को उठाकर शोर मचाते हुए उनके पास जाते हैं। जोर जोर से चोर चोर चिल्लाते हैं। भैरव सिंह जी की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। घर के अंदर आ गए लोगों को देखकर चोर भाग गए, लेकिन भागने से पहले वह पट्टी पर रखे हुए गमले को गिरा गए, जिसकी वजह से भैरव सिंह जी के पैर में तेज चोट लग गई। वह लड़खड़ाकर गिर पड़े। पड़ोस के लोगों ने भैरव सिंह जी की मरहम पट्टी कर दी। दर्द से कराहते हुए भैरव सिंह जी कमरे में आए। मोहल्ले के किसी एक व्यक्ति ने उनके बहू बेटे को खबर दे दी थी। वह जल्दी से अपना कार्यक्रम समेटकर घर आए। देखा तो उनके पिताजी के पैर में बहुत तेज चोट लग गई। बेटा बहू अपने पिताजी के चोट के बारे में तो कुछ नहीं पूछते, घर का सामान देखने लगते हैं कि सारी चीज सुरक्षित है या नहीं।
ऐसा तो नहीं है कि पिताजी देख ना पाए हो और चोर कोई चीज तार ले गए हो। सारी चीजें देखने के बाद वह अपने कमरे में सोने चले गए। किसी ने भी अपने बूढ़े पिताजी से नहीं पूछा कि कहाँ चोट लगी है, कितनी चोट लगी है। अपने बेटे बहू के ऐसे परायपन से आज भैरव सिंह जी की आंखों में आंसू आ गए। एक तो बहू बेटे ने पोते की आधी अधूरी पार्टी से हमें घर भेज दिया कि जाओ जाकर के घर की रखवाली करो, चौकीदार बन के रहो। खाना भी नहीं खाने दिया, इतनी बेइज्जती की। इतनी चोट लग जाने के बाद भी किसी ने भी मुझसे नहीं पूछा कि पिताजी तुम्हें कहाँ चोट लगी है। आज तो अपमान की हद हो गई। अब उनसे इतना अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आंखों से लगातार अश्रुधारा बह रही है। सुबह होते होते भैरव सिंह जी के पैर की चोट और भी ज्यादा दर्द देने लगी। जब लगी थी तब तो इतना समझ में नहीं आ रहा था। वह बहू बेटे के जागने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सुबह बेटा बहू लेट ही सोकर उठे थे, क्योंकि देर रात तक वह सोए थे। 9 बजे के बाद जब दोनों सोकर उठे तो भैरव सिंह जी अपने बेटे से कहते हैं, बेटा कुलजीत, मेरे पैर में बहुत चोट लग गई है। तुम दोनों ने पूछा भी नहीं कि कहाँ चोट लगी है। इसमें पूछने वाली क्या बात है? अच्छे खासे तो कुर्सी पर बैठे हो। मेरी वजह से तुम्हारे घर की चोरी होने से बच गई। अब चलो, जो भी हो तो मुझे डॉक्टर को दिखा दो, बहुत तेज दर्द हो रहा है। इतनी भी चोट नहीं लगी है कि डॉक्टर के पास लेकर जाऊं और फालतू के पैसे खर्च करूं। 2-4 दिन आराम करिए, अपने आप ठीक हो जाएगी। प्याज को गर्म करके पीस के बांध लीजिए। किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। आज तो भैरव सिंह जी को ऐसा लग रहा है कि बेटे उन्हें खून के आंसू रुला रहा है। ना तो इस घर में मान सम्मान है, न ही उनकी दुख तकलीफ में कोई पूछने वाला है। 2-4 दिन तक तो ऐसा चलता रहा। वह दर्द सहते रहे, लेकिन बेटा बहू ना उनकी खैर खबर लेते, ना ही खाने पीने के लिए पूछते। परायों की तरह वह घर में एक कमरे में पड़े रहते। बहू बेटे ने एक एक पैसे के लिए तरसा दिया है। बहू बेटे के ऐसी बेरुखे व्यवहार से परेशान होकर के भैरव सिंह जी एक निर्णय लेते हैं और अपने बहू बेटे से कहते हैं कि वह गांव जाना चाहते हैं। अपने पिताजी के गांव जाने की बात सुनकर के निधि चहकती हुई कहती है, हाँ पिताजी, गांव चले जाए वही अच्छा है आपके लिए। वैसे भी मैं तुम्हारी तीमारदारी कर करके थक गई हूँ। जाओ, गांव में आराम से रहो और हमें भी आराम से रहने दो। आंखों में आंसू लिए भैरव सिंह जी कुछ दिनों बाद अपने गांव चले गए। गांव में उनका 2 कमरों का एक कच्चा पक्का घर बना हुआ है। गांव में ही उनकी कुछ खेती है जिसे वह बटाई पर दे देते हैं और उसके पैसे हर साल बेटा आकर के ले जाता है। खेती ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ इतने पैसे हो जाते हैं कि उसमें एक परिवार का पेट आराम से पाला जा सकता है। गांव पहुंचकर कुछ ही दिनों में भैरव सिंह की पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि गांव के लोग उनका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं और फिर गांव में सभी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, एक दूसरे की दुख तकलीफ में साथ भी देते हैं। 4 लोग बातें करने के लिए होते हैं तो बुढ़ापे पर मन भी लगता है। अपने जैसे लोगों के साथ बात करके भैरव सिंह जी बहुत जल्दी ही स्वस्थ होने लगे। 1 महीने बाद ही खेती की बटाई के पैसे आने वाले थे। पैसे भैरव सिंह जी अपने हाथ में लेते हैं, बेटे को नहीं देते। गांव में जो भी लोग बटाई पर खेती लेते थे वह कुलदीप के अकाउंट में ऑनलाइन पैसे भेज देते थे, लेकिन भैरव सिंह जी ने बेटे को पैसे देने से मना कर दिया और कहा कि यह खेती उनकी है तो बटाई के पैसे भी उन्हें ही दिया करो। हाथ में पैसे आने के बाद भैरव सिंह जी बुढ़ापे पर अच्छी तरह से अपनी जिंदगी बिताने लगे। ठीक से खाने पीने गांव में रहते हुए रहने पर भैरव सिंह जी के पास बहुत समय था, इसीलिए वह अपनी आधी खेती ही बटाई पर देते थे, जिससे उनका खर्चा बहुत आराम से चल जाता था। उन्होंने निर्णय लिया कि पता नहीं बुढ़ापे की कितनी लंबी जिंदगी है, कितने साल और जीऊंगा। ऐसा करता हूँ, अभी तो मेरी बुरी हड्डियों में जान है। मैं आधी खेती खुद करता हूँ, जिससे कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे जिनको मैं बैंक में जमा करा दूंगा। बुढ़ापे पर हारी बीमारी लगी रहती है, अपने बहू बेटे के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। बुढ़ापा आराम से कट जाएगा, इसलिए वह गांव की आधी खेती को खुद ही करने का निर्णय ले लेते हैं। साथ ही उनका समय भी निकल जाएगा, बोरियत नहीं होगी और पैसा भी कमा लेंगे। कुछ दिनों में भैरव सिंह जी के खेत हरे भरे लहलहाने लगे। भैरव सिंह जी को साइकिल चलानी तो पहले से ही आती थी, इसीलिए उन्होंने अपने लिए एक मोटरसाइकिल खरीद ली। धीरे धीरे चलाना सीख लिया। अब वह मोटरसाइकिल से ही खेत पर जाने लगे, अपने खेतों देखभाल करते। मोटरसाइकिल से जहां जाना होता उधर चले जाते। उन्हें गांव में बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि हमेशा से गांव में ही रहे थे। आज वह मन में सोच रहे हैं, काश अपने बेटे बहू के पास न जाकर इधर ही रहते।
और खेती करते तो इतने दिनों तक उन्हें बहू बेटे के बंधन में नहीं रहना पड़ता। बहू बेटे ने एक एक पैसे के लिए तरसा दिया था, 500 रुपए भी नहीं देता था। आज मेरे पास लाखों रुपए हैं। एक दिन उनके बेटे कुलदीप का फोन आया और चिल्लाते हुए अपने पिता से बोला, पिताजी मैं देख रहा हूँ जब से गांव गए हो तब से बटाई के पैसे नहीं भेज रहे हो। ऐसा भी कहीं होता है? चुपचाप से पैसे भेज दो, अपने खर्चे के लिए थोड़े से पैसे निकाल लो। तुम्हारे ज्यादा खर्च नहीं है तो ज्यादा पैसे निकालने की जरूरत नहीं है। मुझे इधर बहुत सारे खर्चे हैं। अपने बेटे बहू की बातों से भैरव सिंह जी पहले ही दुखी थे। उन्होंने सोच लिया था जब तक वह जिंदा रहेंगे अपनी खेती के पैसे हुए बेटे बहू को नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बेटे की बात का वह कुछ भी जवाब नहीं देते हैं, फोन को काट देते हैं। फोन को काट देने से कुलदीप बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, अच्छा पिताजी मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, मैं गांव जाकर ही उनसे बात करूंगा, तभी उन्हें समझ में आएगा। 2 दिन बाद बेटा बहू गांव खेती की बटाई के पैसे लेने के लिए आ गए, लेकिन घर पर ताला लगा हुआ था। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि भैरव सिंह जी खेत पर गए हैं। वह खेती खुद ही कर रहे हैं, सिर्फ आधी खेती बटाई के लिए दिए हैं। क्या पिताजी खेती कर रहे हैं? अपनी किल को मोड़कर कुलदीप खेतों की तरफ चल पड़ता है। उसे दूर से एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई देती है जिस पर एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं। जब मोटरसाइकिल नजदीक आती हो तो देखकर दंग रह जाता है कि उनके पिताजी मोटरसाइकिल चलाकर आ रहे हैं। उनको तो मोटरसाइकिल चलानी ही नहीं आती थी, फिर वह कैसे चल पा रहे हैं? अपने पिताजी को मोटरसाइकिल चलाते हुए देखकर कि कुलदीप ब्रेक लगाना ही भूल जाता है। मोटरसाइकिल से गिरते गिरते बचता है। अचंभित होते हुए अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मोटरसाइकिल चलानी कब सीखी? क्यों बेटा, तुम अगर कहीं नहीं ले जाओगे तो मोटरसाइकिल तो चलानी सीखने की पड़ेगी। बुढ़ापा पता नहीं कितना लंबा है, तुम लोगों के पास रहकर के कुछ ज्यादा ही लंबा लग रहा था, इसलिए गांव में आ गया। अब बहुत अच्छे से जिंदगी कट रही है और सीखने का क्या है, जिंदगी है सब कुछ सिखा देती है। जब जैसी जरूरत पड़ती है इंसान वैसा सीख लेता है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। ये सब तो ठीक है पिताजी, पर तुमने मुझे बटाई के पैसे क्यों नहीं दिए और तुम्हें गांव में रहकर खेती करने की क्या जरूरत है? चिल्लाते हुए कुलदीप खेतों को देखने लगा। देखा तो गेहूं की फसल पूरे 4 बीघा में लहलहा रही है। फसल बहुत अच्छी है। गांव की लहलहाती हुई फसल देखकर के कुलदीप और निधि दोनों ही अचंभित रह जाते हैं। एक के बाद एक सरप्राइज उन्हें देखने को मिल रहे हैं। पहले अपने पिताजी को मोटरसाइकिल चलाते हुए देखकर ही दोनों होश उड़ गए थे, लेकिन पिताजी की मेहनत से आज पूरे 4 बीघा खेत में गेहूं की फसल लहलहा है, जैसे देखकर वह और भी ज्यादा अचंभित हो गए और कहा, पिताजी आपने ये सब कैसे किया? खेतों की लहलहाती फसल देखकर दोनों के मन में लालच तैर गया। चलो बुढ़ा गांव में खेती करेगा तो और मुनाफा होगा। क्यों बेटा, क्या मैं ये सब नहीं कर सकता? पूरी जिंदगी से यही सब करता आया हूँ, पूरी जिंदगी खेती किसानी ही की है। सोचा था बुढ़ापे पर आराम से अपने अपने बुढ़ापे को देखकर मुझे वह बुढ़ापा पसंद नहीं आया, इसीलिए गांव आकर मेहनत करनी शुरू कर दी। जब तक बूढ़ी हड्डियों में जान है अपने लिए इतना कर लूंगा कि तुम्हारे आगे मुझे हाथ न फैलाने पड़े। अपने लिए इतने पैसे इकट्ठे कर लूंगा कि बुढ़ापे पर कोई भी जरूरत हो तुमसे न मांगने पड़े। हरे भरे खेतों को देखकर के कुलदीप कहता है, ठीक है पिताजी, अच्छा है कि तुम गांव में रहकर खेती करने लगे। ठीक है, जब खेती के पैसे आएंगे तो खेती के पैसे और बटाई के पैसे दोनों इकट्ठे मुझे दे देना। बस तुम्हारे खाने पीने के लिए मैं कुछ पैसे निकाल कर दे दूंगा। वाह बेटा, बहुत सही कह रहे हो। पूरी जिंदगी मैंने तुम्हें अपने पैसे कमा कमा कर दिए हैं और जब तुम्हारी कमाकर खिलाने की बारी आई तो 500 रुपये भी तुम्हें भारी पड़ते थे, और आज जब मैं बुढ़ापे पर मेहनत करके पैसे कमा रहा हूं तो उसे पर भी नजर रख रहे हो। किस हक से तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो? जब अपनी कमाई के 500 रुपये मुझे नहीं दे सकते हो, निकल जाओ मेरे गांव से। खेत से एक फूटी कौड़ी भी तुम्हें मेरी कमाई की नहीं मिलेगी। जब तक मैं जिंदा हूं अपनी खेती का एक पैसा भी नहीं दूंगा और दोबारा पलट के कभी दिखाई मत देना। कुलदीप अपने पिता को आंखें दिखाने लगता है। भैरव सिंह जी खेत से पड़ा हुआ एक डंडा उठाते हैं और कुलदीप की तरफ लेकर आते हैं। निकल मेरे खेत से, अगर थोड़ी देर और इधर खड़ा रहा तो 2-4 खींच के मारूंगा, सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। अपने पिताजी के गुस्से को देखकर कुलदीप हड़बड़ाकर अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर वापस से शहर की तरफ चला गया। तो दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखना कि अपने बुढ़ापे पर अपने पैसे अपने पास ही रखना।
अपनी सारी प्रॉपर्टी या पैसों को अपने बच्चों को देने की भूल कभी मत करना। अगर बच्चे जोर भी देते हैं कि उन्हें पैसों की जरूरत है, आप सब कुछ उन्हें दे दो, वह आपकी सेवा करेंगे, तब भी नहीं देना है, क्योंकि बहू बेटे माँ बाप की प्रॉपर्टी तो पूरी हक से ले लेते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो उन्हें 100 रुपये भी भारी पड़ते हैं। अपने माता पिता से लाखों पैसे ले लेंगे, पर खुद से 1000 रुपये में भी उनकी जान निकलती है। तो जब तक आप जिंदा हैं, अपने पैसे और प्रॉपर्टी अपने पास रखिए। अगर आप अपने बुढ़ापे को सुकून से जीना चाहते हैं तो अपने हाथ में अपने पैसे जरूर रखिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए 1 लाख के बराबर है।